गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 10th। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं हमारा विज्ञान एक का कक्षा 10वीं का पाठ जो है वो है 8 धातु विज्ञान। और धातु विज्ञान में इसके पूर्व वीडियो में जो हमने भाग देखा हुआ है स्टूडेंट्स, वो था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और उसके पूर्व हमने धातु की अधातुओं के साथ अभिक्रिया भी देखी हुई है। तो अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हमने जो भाग देखा था वो था अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। फिर हमने दूसरा भाग देखा था बेटा, वो था हमारा अधातुओं का पानी के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की तनु अम्ल के साथ और अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ये भाग हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। आज हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं वो है हमारा आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक में हम लोग जिसको इंग्लिश में आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिसमें सबसे जब भी आयनिक यौगिक ये बात आपके ध्यान में आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले आयनिक यौगिक आपके सामने ज़रूर आते होंगे। तो ये भाग मैं आप लोग को बताने से पूर्व आप लोग को बताना चाहता हूँ कि धन आयन और ऋण आयन ये एक दूसरे को संतुलित करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये संतुलित करने के वजह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित भी करते हैं। और आकर्षित करने की वजह से उनके ऊपर धनावेशित और ऋणावेशित आयन जो है वो एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं बेटा, ठीक है। तो ये धन आयन और ऋण आयन कैसे बनते हैं ये आपको मैं बताना जरूर चाहूँगा। तो धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं, ये आप लोग को पता है। तो धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं, अतः उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। मतलब ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं, ये तो पता ही आप लोग को, क्योंकि धन आयन और ऋण आयन ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत होते हैं और इसीलिए वो विपरीत विद्युत आवेशित भी होते हैं। अतः उनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, उनके बीच में एक विद्युत आकर्षण बल भी होता है। तो यह आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक बंध बनाता है। और देखिए बेटा, इनके बीच में विद्युत आकर्षण बल होने की वजह से ही यह एक दूसरे में आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं बेटा। यह आप जानते हैं, आयनिक यौगिकों में धन आयन और ऋण आयन, इनकी संख्या और उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य ऐसा होता है कि धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित करते हैं, अतः आयनिक यौगिक विद्युतीय दृष्टि से उदासीन है। मैंने जैसे आपको बताया कि ये दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को संतुलित करने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने सोडियम और क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये एक बंध बनाते हैं, आयनिक बंध बनाते हैं। Na प्लस और Cl माइनस, ये जो आयन है दोनों Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे की तरफ आकर्षित करके ये दोनों एक दूसरे से विद्युतीय दृष्टि से उदासीन बन जाते हैं बेटा, क्योंकि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। सोडियम Na प्लस में तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है बेटा 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है 287। तो ये जो सोडियम है अपना एक आयन क्लोरीन के साथ वाले आयन को दे देकर ये 2 8 बना लेता है और क्लोरीन जो है वो 2 8 8 बना लेता है। उस वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, संतुलित हो जाते हैं। और ये संतुलित हो जाने के बाद आराम से विद्युतीय दृष्टि से उदासीन भी बन जाते हैं। अब सामने यहाँ पे बताया गया कि आयनिक यौगिक केलासीय होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं बेटा, केलासीय होते हैं। और केलासीय पदार्थ के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के, चिकने तथा चमकदार भी होते हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए कि केलासीय पदार्थों के सभी कणों के पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के और चिकने और चमकदार होते हैं। आयनों के नियमित विन्यास के कारण ही केलासीय रूप प्राप्त होता है। आयनों के ऐसे ही पदार्थ की प्राकृतिक रचना की वजह से ही वो उनको केलासीय रूप प्राप्त होता है। और अलग अलग आयनिक यौगिकों के आयनों की रचना और विन्यास अलग अलग होते हैं। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि हर एक आयनिक यौगिक की रचना और विन्यास अलग अलग होंगे, इसलिए उनके केलासों का आकार अलग अलग होगा।
और केलासों के स्थित आयनों का विशिष्ट विन्यास जिसके कारण होता है वह प्रमुख घटक है विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए कि केलासों में अन्य आयन्स हैं, ऋणायन है, धनायन है, तो विजातीय आयन यानी कि ऋणायन और धनायन के बीच में आकर्षण बल होगा और वही सजातीय आयन यानी कि धन आयन और धनायन के बीच प्रतिकर्षण होगा। उसी तरह ऋणायन और ऋणायन के बीच भी प्रतिकर्षण होगा। अतः केलासीय संरचना में धन आयन के चारों ओर ऋणायन और ऋणायन के चारों ओर धनायन सामान्यतः ऐसा विन्यास होता है। इसीलिए केलासीय संरचना में यदि आप धनायन देखते हैं तो उसके चारों ओर ऋणायन बने हुए दिखेंगे आपको, और ऋणायन अगर लेते हैं तो उनके चारों ओर धनायन बने हुए आपको दिखाई देंगे। इसी के वजह से इनके बीच में एक आयनिक बंध बन जाता है और वो एक दूसरे को आकर्षित भी करते रहते हैं। तो विशिष्ट केलासीय संरचना के लिए उत्तरदायी घटकों में से दो महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार है: धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आयतन, और दूसरा है बेटा आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया कि विशिष्ट केलासीय संरचना के लिए दो घटक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो है, पहला घटक है धनावेशित और ऋणावेशित आयनों का आयतन। मतलब ये दोनों आयनों का आयतन ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक है केलासीय संरचना के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण घटक आपको दिया गया है, वो है आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिमाण। मतलब विद्युत आवेश का परिमाण कितना है आयनों पर। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके कारण विशिष्ट केलासीय संरचना में परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले पैरा की तरफ। वो है बेटा नजदीक स्थित विपरीत आयनों के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। मतलब यदि ये विपरीत आयन एक दूसरे के पास आ गए हैं, दूर है तो उसके अंदर आकर्षण बल कम होगा, परंतु यदि नज़दीक आए हुए हैं तो उनके बीच विद्युत आकर्षण बल बहुत ज़्यादा प्रबल होगा और इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च होते हैं। इसलिए कभी भी ध्यान में रखिए कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक भी उस समय पर जब ये आयन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो उसमें आयनिक यौगिकों के द्रवणांक उच्च होंगे और आयनिक यौगिक कठोर तथा भंगुर भी होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आयनिक यौगिक जो होते हैं वो कठोर और देखने में हमेशा भंगुर और कठोर आपको दिखाई देते हैं बेटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, वो है आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म। अब इस यहाँ पे हम लोग को आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म के बारे में बताया गया है। जैसे आपको पता है कि कभी आपने धातु का चौड़ा चम्मच आपने देखा होगा, बर्नर आपके पास होगा, या कार्बन विद्युत अग्र, बीकर, बैटरी बल्ब और टेपन कुंजी इत्यादि आपने उपकरण लेना है आयनिक यौगिक और उनके गुणधर्म देखने के लिए। जैसे आपको यहाँ पे कुछ रासायनिक पदार्थ बताए गए हैं, सोडियम क्लोराइड तो पता ही है, नमक, या पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारे स्कूल के लैब में आपको ज़रूर मिल जाएगा। बेरियम क्लोराइड ये भी हमारे पास है। तो इन सब के कुछ यौगिक आपको दिए गए हैं, उनके नमूने लेना है और पानी लेना है। तो उपयुक्त नमूने लेकर उनका निरीक्षण कीजिए, ऐसा बोला गया। सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम आयोडाइड का, बेरियम क्लोराइड का, और धातु के चौड़े चम्मच में ऊपर दिए गए किसी एक लवण के नमूने की थोड़ी सी मात्रा लेकर बर्नर की ज्योति पर गर्म कीजिए। मतलब मान लीजिए कि यह नमक का एक नमूना हमने ले लिया है और एक धातु के चौड़े चम्मच पर उसके ऊपर उसको रख दिया है, ये लवण को हमने रख दिया और थोड़ी सी मात्रा में इसको लेना है हमको, और बर्नर की ज्योति पर इसको गर्म किया हमने, चम्मच को हमको नीचे से गर्म करना है। तो अन्य लवण लेकर इसी प्रकार क्रुद्धि कीजिए। और अन्य लवण यानी कौन कौन से लवण लेना बेटा हम लोग को? एक बार तो पोटेशियम आयोडाइड ले लीजिए इसी तरह चम्मच में, और दूसरे चम्मच में बेरियम क्लोराइड ले लीजिए। ऐसे हर एक नमूने को बर्नर के ऊपर चम्मच में रखकर गर्म करना है। तो आकृति में दर्शाए अनुसार बैटरी के धन व ऋण सिरों को गर्म कीजिए, अन्य लवण लेकर इसी प्रकार कृति कीजिए। अब आकृति में दर्शाए अनुसार, अभी आपको जो दूसरे पेज में आकृति दी गई है बेटा,
उस आकृति में हमने दर्शानुसार बैटरी के धन और ऋण सिरों को कार्बन विद्युत अग्रों से जोड़कर और बीकर का उपयोग कर विद्युत अपघटन सेल बनाइए। किसी एक लवण के विलयन में विद्युत अग्र डुबाएं और बल्ब जलता है या नहीं ये भी देखना है। अन्य सभी लवणों के विलयनों का परीक्षण कीजिए। मतलब ऐसे बाकी सभी लवणों के विलयन का हम लोग को क्या करना है बेटा, परीक्षण कीजिए। तो ये गर्म करने वाली बात और ये ऋणाग्र और धनाग्र विद्युत अग्र जो होंगे इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग करते हैं, धनाग्र और ऋणाग्र, ये दो विद्युत अग्र आपको आकृति में जोड़कर बताए गए हैं। और विद्युत अपघटन सेल का उपयोग करके हम लोग इसका भी प्रयोग करके देखेंगे। यानी कि आपके सामने यहाँ पे दो प्रयोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं बेटा। एक पहला है लवण का नमूना लेकर चम्मच में बर्नर से गर्म करके आपको एक प्राप्त होगा, और दूसरा आपको दिया गया बेटा लवण के विलयन की सुचालकता का परीक्षण करना। यानी कि यहाँ पे आपको एक बीकर दिया गया, बीकर के अंदर ऋणाग्र और धनाग्र करके आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड दिए गए हैं जो कि हमने यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ ली हुई है, और यहाँ पे हमने लवण का विलयन लिया हुआ है। मतलब सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, ऐसे कोई भी लवण का विलयन हम लोग ले सकते हैं। इन दोनों ग्रेफाइट की छड़ों का कनेक्शन सबसे पहले ना हमने विद्युत सेल को दिया है बेटा। ऋण और धन आयन जोड़े हुए विद्युत सेल का कनेक्शन हमने यहाँ पे डायरेक्ट बल्ब को दिया हुआ है, और बल्ब के बाद यहाँ पे हमने टेपन कुंजी को यहाँ पे एक जोड़ा हुआ है। यहाँ पे ये टेपन कुंजी क्या करता है, ऑन और ऑफ करने का काम करता है। मतलब ऑन करने से तुरंत ये जो है वो बल्ब जलने लगेगा, ऑफ करने से ये बल्ब बुझ जाएगा। तो ये क्रिया कैसे हो रही है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ बेटा, कि ये आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है धनायन और ऋणायन। जिसको धनायन हम लोग धनावेशित होते हैं, ऋणायन ऋणावेशित होते हैं, में तीव्र आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था और कठोर होते हैं। ठोस अवस्था में और कठोर होते हैं आयनिक यौगिक जो भी होंगे उनके गुणधर्म आपको यहाँ पे बताए गए। ये गुणधर्म आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये दोनों क्रियाएं करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है इसमें आपको बताया गया बेटा। तो धनायन, ये गुणधर्म आपको हमेशा याद रखने हैं कि आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो ये पहला गुणधर्म आपको यहाँ पे बताया गया है कि धनायन और ऋणायन में तीव्र आकर्षण बल होता है, और ये इनके जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में और कठोर पाए जाते हैं। दूसरा आपको दिया गया है कि आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। आयनिक यौगिक क्या होंगे बेटा, भंगुर भी होंगे, और उन पर यदि दाब प्रयुक्त किया गया तो आसानी से उन्हें तोड़ा जा सकता है। तीसरा गुणधर्म आपको बताया गया आयनिक यौगिकों का कि आयनिक यौगिकों में आंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अंतर आयनिक आकर्षण बल इतना होता है अधिक, और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इतना ज़्यादा अधिक होने के कारण उसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा भी कभी कभी लगती है। मान लीजिए कि इनके अंदर आणविक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक भी उच्च होंगे। मान लीजिए कि आंतरिक आणविक आकर्षण बल अधिक है तो उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी, और उनका आयनिक और उनके बीच का द्रवणांक और क्वथनांक बिंदु जो होगा ना वो ज़्यादा उच्च पाया जाएगा। उसके बाद चौथा आयनिक यौगिकों का सामान्य गुणधर्म आपको यहाँ पे दिया गया है कि आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे कि आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है नमक, वो उदाहरण लेते हैं मान लीजिए उसका, तो वो पानी में घुलनशील होगा क्योंकि विचरण के कारण मुक्त हुए आयनों के चारों ओर पानी के अणु विशिष्ट रूप से अभिमुख होकर विशिष्ट दिशा में घूम कर जमा हो जाते हैं। मतलब उनके आयनों के बीच चारों ओर पानी के अणुओं को अलग अलग कर उनको घूमने में और जमा करने में उनकी मदद करते हैं। तो इससे मूल अंतर आणविक बल के स्थान पर आयन और उसके चारों ओर जमा हुए पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल प्रस्तावित होता है और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कि अंतर आणविक बल के स्थान पर यदि पानी जमा हो गया तो उनके बीच आकर्षण बल प्रस्तावित होगा और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अलग अलग होना शुरू हो जाएगा। परंतु आयनिक यौगिक
केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। यही बात बताई गई है कि जैसे वो पानी में घुलनशील होगा आयनिक यौगिक, वैसे ही वो केरोसिन या पेट्रोल जैसे पदार्थों में अघुलनशील होगा। और क्योंकि पानी में जिस प्रकार नया आकर्षण बल प्रस्तापित होता है, वैसा इन विलायकों में नहीं होगा। क्योंकि यही बात ये स्पष्ट रूप से आपको बताई गई है कि पानी में जैसे ही ये विलायक घुलनशील हो जाते हैं तो इनके बीच आकर्षण बल प्रस्तापित होता है। परंतु केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल और पेट्रोल में वो आकर्षण बल प्रस्तापित नहीं होता, इसलिए वो घुलनशील नहीं होता। ठीक है, अब ये पांचवा भाग आपको यहाँ पे बताया गया बेटा, वो है ठोस अवस्था में। वो पांचवा जो है वो है आयनिक यौगिक को आखिरी गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म, जो कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते, ये बताया गया है। आपको पता था क्या कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं करते? वो ठोस अवस्था में इसलिए नहीं करते क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, परंतु पिघली हुई अवस्था में आयन गतिशील हो जाते हैं और उसी के कारण वो विद्युत वहन करने में समर्थ हो जाते हैं। यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का वहन यौगिकों में नहीं होगा। वही यदि इनको पिघलाया जाए या फिर इनको द्रव रूप में लाया जाए तो पिघली हुई अवस्था में आयन गतिशील हो जाते हैं और उसके कारण विद्युत वहन शुरू हो जाता है। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन विद्युत सुचालक होते हैं क्योंकि जलीय विलयन में विपरीत हुए आयन होते हैं। आयनिक यौगिक के जलीय विलयन मतलब पानी वाले क्षेत्र जो भी होता है आयनिक यौगिक का, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्युत का सुचालक होता है और वही जलीय विलयन में विचरित हुए आयन भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। क्यों होता है वो जलीय विलयन विद्युत सुचालक? क्योंकि वहाँ पे जलीय विलयन में विपरीत आयन भी प्राप्त किए जाते हैं, पाए जाते हैं। विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत विद्युत आग्रह की ओर जाते हैं। अब जैसे ये प्रवाहित क्यों होते हैं, इसका उत्तर यहाँ पे बताया बेटा कि सबसे पहले तो ये जलीय विलयन में विचरित होते हैं, विपरीत आयन यहाँ पे होते हैं। उसके वजह से विलयन में विद्युत प्रवाह करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत आग्रह में अति प्रबल हो जाती है। और प्रबल होने के कारण क्यों प्रबल हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे विपरीत विद्युत ग्राव की ओर वो आकर्षित हो जाते हैं और आकर्षित हो जाने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्युत प्रवाह करने में समर्थ होते हैं। तो पिघली हुई और जलीय विलयन स्थिति में विद्युत सुचालक होते हैं। दो अवस्थाएं हमने यहाँ पे देखी कि पहली अवस्था तो थी कि वो पिघली हुई अवस्था में विद्युत सुचालक बन जाते हैं। दूसरी अवस्था हमने देखी कि जलीय विलयन में भी वो विद्युत सुचालक होते हैं और इसी के कारण, ये सुचालक होने के कारण आयनिक यौगिकों को विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। इसी के कारण आयनिक यौगिकों को हम लोग क्या कहेंगे बेटा? विद्युत अपघटनी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, इसके बाद का भाग जो है वो धातु विज्ञान हम लोग अगले बार जरूर देखेंगे, परंतु उसके पूर्व हम लोग ये यौगिकों के बारे में ये टेबल में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते बेटा कि यहाँ पे एक यौगिक बताया गया। पहला है H2O यानी पानी। तो इनके आयनिक यौगिक नहीं होते। आयनिक यौगिक नहीं है। इसका द्रवणांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक जो होता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना उसका, वो 100 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0। और परंतु इनके अलावा दूसरे कोई यौगिक लिए जैसे कि जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इन सभी में इनके आयंस जो होते हैं ना वो पाए जाते हैं बेटा। इनके आयंस मुक्त होने में समर्थ हो जाते हैं और इनका द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा। जैसे जिंक क्लोराइड का है द्रवणांक 290 डिग्री सेल्सियस, वही क्वथनांक 732 है। मैग्नीशियम क्लोराइड का द्रवणांक 714 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक 1412 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से बाकी अन्य यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक आपको दिए गए हैं। इनकी आपको यादी करके इनको याद रखना है, बनाना है। इनको कैसे याद रखना है वो आपको ध्यान में रखना है बेटा।
और यदि यदि ये टेबल आपको पूछा गया तो आपको इनके नंबर तो पूछे नहीं गए जाएंगे कि इनको नंबर को आपको लिखिए, परंतु इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है वो आपको याद रखना होगा बेटा। तो इसका द्रवणांक में कौन सी यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रवणांक बिंदु सबसे ज़्यादा है, वो है 2852 डिग्री सेल्सियस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का द्रवणांक बिंदु भी सबसे ज़्यादा है, वो है 3600 डिग्री सेल्सियस। वही पानी का द्रवणांक बहुत कम है, वो 0 है, और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अन्य धातुओं यौगिकों के भी आपको द्रवणांक और क्वथनांक इसमें ध्यान में रखने हैं। तो थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।